14,500 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। आइंदा बजट में FBR टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए मुतवक्के है। नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए तक होने का इम्कान। आइंदा बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब रुपए होगा। सूबों को कौमी महासिल से 5,300 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। 14,500 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा और बजट में 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च किए जाएंगे। आइंदा बजट में FBR टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए मुतवक्के है, जबकि नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। आइंदा बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब रुपए होगा, जबकि सूबों को कौमी महासिल से 5,300 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। मुदस्सिर, आप बताइएगा, अवाम को आज जो बजट पेश किया जाना है उसमें किस हद तक रिलीफ मिलेगा? 23-24 के बजट में आवाम के लिए रिलीफ तो कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अभी तक बजट तैयार किया गया है, जो बजट के खदोखाल हैं, उसकी अगर बात कर ली जाए तो मजमूई हुजम 14,500 अरब रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें से डेट एंड सर्विसिंग के लिए 7300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। डिफेंस के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए 1150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाक 950 अरब रुपए सालाना तरक्याती मनसूबों पर खर्च करेगा और 200 अरब रुपए जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। जो बजट खदोखाल हैं, इसके मुताबिक जो दीगर FBR के लिए 9 बिलियन का टारगेट रखा गया है। FBR आइंदा माली साल के दौरान 9200 अरब रुपए टैक्स अहदाफ के लिए हासिल करेगा। नॉन टैक्स आमदन की मद में 2800 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है। FBR 9200 अरब रुपए का जो टैक्स इकट्ठा करेगा, उसमें जो इकदामात किए गए हैं 710 अरब रुपए के, इन 710 अरब रुपए का जो टैक्सेस लग रहा है, इससे आवाम के लिए मज़ीद महंगाई आएगी, मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि जो नॉन फाइलर है बड़ी तादाद में, उसके लिए तमाम जो टैक्सेस की शरह है वो दुगनी की जा रही है। विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है। विद होल्डिंग टैक्स का जो प्रॉपर्टी का लेन देन करेंगे, रिटेल सेक्टर में लेन देन करेंगे, तमाम तर जो तामीरात, कंस्ट्रक्शन, इसमें जो नॉन फाइलर होगा, इसमें जो वो लेन देन करेगा, उनके लिए विद होल्डिंग की शरह जो है वो दुगनी कर दी जाएगी। इसी तरह फाइलर्स के लिए भी टैक्सेस की शरह बढ़ाई जा रही है। जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार तबके के लिए दो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। तनख्वाहों में जो ग्रेड 17 से नीचे के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 30% और ग्रेड 17 से जो अबव अफसरान हैं, उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ है। एक तजवीज़ ये है। दूसरी तजवीज़ ये है कि ओवरऑल तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया जाए। इसका हतमी फैसला अब से कुछ देर के बाद काबीना इजलास में किया जाएगा। इसके अलावा मुलाजमीन के लिए एक तजवीज़ ये भी थी कि जो तनख्वाहदार तबका है, उनकी तनख्वाह जिनकी माहाना 1 लाख रुपए है, उनको टैक्स छूट दे दी जाए, लेकिन ये तजवीज़ नहीं मानी गई। और अब जिनकी सालाना आमदन 6 लाख रुपए से ज़ायद होगी, 6 लाख 1 रुपया होगी, उन पर 2.5% इनकम टैक्स आयद कर दिया जाएगा। 12 लाख रुपए तक यही टैक्स की शरह होगी, जबकि जो 24 लाख, 36 लाख और जिस तरह बढ़ती जाएगी टैक्स की शरह बढ़ती जाएगी। एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत आइंदा हमारे साल के लिए 3.5% GDP ग्रोथ का हदफ रखा गया है। इसमें जो बड़े सेक्टर्स हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए, एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ का हदफ है वो भी 3.5% रखा गया है। इंडस्ट्रीज़ के लिए 3.4% ग्रोथ का हदफ रखा गया है। और GDP का जो तीसरा बड़ा सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर, उसका टारगेट 3.6% मुकर्रर किया गया है। एग्रीकल्चर में अगर बात कर ली जाए इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की, तो उसका आइंदा माली साल के लिए जो पैदावारी हदफ है वो 3% रखा गया है। कॉटन जिनिंग का 7.2% रखा गया है। लाइव स्टॉक का 3.6% रखा गया है। जंगलात में ग्रोथ का हदफ 3% रखा गया है। जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक इंडस्ट्रीज़ में 3.4% ग्रोथ का हदफ रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है, इसके लिए आइंदा माली साल 4.3% का टारगेट रखा गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और मुल्की मईशत में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, इसकी पैदावारी ग्रोथ का हदफ
2% रखा गया है। जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं, बजट दस्तावेज़ हैं, उनके मुताबिक आइंदा माली साल 2023-24 में मुल्की GDP का हुजम जो है वो मजमूई तौर पर 99,335 अरब रुपए हो जाएगा। और अगर इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर GDP का वॉल्यूम बढ़कर 1,05,817 अरब रुपए हो जाएगा। जो मुल्की इकानमी में बैरून मुल्क से आने वाली रकूमात हैं, उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो GDP का हुजम मजीद 1,12,790 अरब रुपए तक बढ़ जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए टैक्सेशन की, तो रवां माली साल के दौरान FBR ने 7.6 ट्रिलियन का हदफ हासिल करना था, जो कि FBR ये टारगेट हासिल करने में नाकाम है और तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा। FBR का आइंदा माली साल का 9200 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है। अगर FBR 7200 अरब रुपए इस दफ़ा हासिल करता है तो 2000 अरब रुपए फर्दर आइंदा माली साल इजाफी टैक्स हासिल करना होंगे, जिसमें से बड़ा पोर्शन तो ग्रोथ से हासिल हो जाएगा। लेकिन जो 710 अरब रुपए के, एक तो 510 अरब रुपए का जो मिनी बजट कंटिन्यूशन में आएगा उससे हासिल किया जाएगा और 200 अरब रुपए के फर्दर इनिशिएट लिए जा रहे हैं, जो कि टैक्स की मद में आम आवाम की पब्लिक की जेबों से निकाला जाएगा। बजट में ख़ास तौर पर गरीबों के लिए कुछ खासे इकदाम करने का भी जो फैसला किया गया है, उसमें वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत जैसे कि नौजवान स्कीमें मुतारफ़ करवाई जाएंगी, रोजगार की स्कीमें मुतारफ़ करवाई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, मुख्तलिफ रोजगार की स्कीमें मुतारफ़ कराई जाएंगी। मुदस्सिर अली राना आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक गौरी आपकी जानिब आऊँगा, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कराची एक माशी हब है, कराची की सूरत हाल की वहाँ के जो माशी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, जिस तरह मुदस्सिर हमें तफसील दे रहे थे, तो क्या कोई आवाम उम्मीद रखें? देखिए, नंबर्स तो आपने सारे सुन ही लिए होंगे, लेकिन इसमें अगर कुछ बात अगर प्रैक्टिकली लिखी जाए, प्रैक्टिकली बात की जाए, जिसमें अगर देखें कि महंगाई की शरह इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी, 30% से भी ज़ायद है। और साथ साथ अगर हम देखें जो बड़ी सनतों की पैदावार है, जिनसे टैक्स के अहदाफ तय किए जाएंगे, जिनसे टैक्स वसूल किया जाएगा, तो वो बड़ी सनतों की पैदावार जो है 25% कभी उसमें हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। यानी कि जिन सनतों को कमाने के बाद लोगों को रोज़गार भी देना है और वहाँ से टैक्स वसूल करना है, उनकी ये सूरत हाल है। तो और आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है और GDP ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया है, तो अब जो बेरोज़गारी बढ़ेगी, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको एड्रेस किस तरह से करेगी हुकूमत। साथ साथ IMF के मुताबिक जो $6 बिलियन की अदायगियाँ भी करनी है। तो जो बजट आप जितना भी बढ़े वो बना लें, नंबर्स उसमें जितने भी रख लें, लेकिन साथ साथ इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको आप फुलफिल कहाँ से करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बारह इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब, जो कि माहिर माशियात भी हैं, मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। ज़फ़र साहब, सारे नंबर्स तो आपने सुन ही लिए होंगे, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुस्कुराहट आ रही है, अफसोस हो रहा है कि लोगों को वो फिगर्स दिए जा रहे हैं जो अचीवेबल नहीं हैं। आपने ख़ुद भी आज बजट के दिन ही काले कपड़े पहन लिए हैं, यही बता रहा है कि पूरा मुल्क अभी क्या हाल में है। और स्लोली जो सिचुएशन है वो बैड टू वर्स हो रही है। अभी आपने जो पॉपुलेशन बूम की बात की है, इतने छोटे मुल्क में हमारे लिए यही सबसे बड़ा मसला है और इसीलिए महंगाई हो रही है कि आपकी जो फूड सिक्योरिटी थी वो ख़त्म हो गई है। आपके जो पहले 75% बाहर से इंपोर्ट होता था ऑयल, अब 95% हो रहा है। आपके कुएं खाली हैं, गैस यहाँ ख़त्म हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बना हुआ पुराना वो ख़त्म हो रहा है। चाहे रोड ले लो, उनको डेवलपमेंट के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? अपना दोबारा ये जो इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं उनके लिए रॉ मटेरियल मंगाना है, आपने अभी तो इंपोर्ट बंद किया हुआ है। एसेंशियल गुड्स मंगानी है, आपने इंपोर्ट बंद, तो उसके बाद डॉलर रुपये की पैरिटी किधर जाएगी? कोई इस पर बातचीत कर ही नहीं रहा। सब यही कह रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक टारगेट भी अचीवेबल नहीं है। 0.29 का रखा गया था लास्ट टाइम, 0.29 का बजट में आया है कि GDP है, उस टाइम इन्होंने 5% रखा था, अब ये कह रहे हैं 3.5। कोई इंडिकेटर देने वाला, कोई बड़ा स्टैंडर्ड रिपोर्ट जैसे लोग जो भी हैं वो सब 2 कहते हैं कि 2 आपका हो जाए तो गनीमत है। रिसेशन में हमारे 70% चांस है। हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन से मुल्क हैं जो रिसेशन में जा सकते हैं? UK, USA और जर्मनी। इसमें हम एक है लो इनकम वाला कंट्री जो रिसेशन में जाएगा। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बड़ी अच्छी आपने एक बात की, जिस तरह के हमारे जो नाज़रीन है वो भी हमें देख रहे हैं। तो एक सवाल एक बहुत ज़्यादा जो इस वक्त सामने आता है वो ये आता है कि किस तरह से ये मैनेजेबल होगा, क्योंकि हम IMF की अगर कंडीशन पे अगर अमल भी करते हैं तो IMF की कंडीशन पे अमल करने के बाद एक शर्त तो हमारे पास ये भी है कि हमें आज़ाद जो है
वो एक्सचेंज रेट को करना पड़ेगा। और आज़ाद एक्सचेंज रेट के खमियाजा तो हम अब तक भुगत रहे हैं कि डॉलर जो है वो एकदम से धड़ाम से गिरता है। एक एक दिन में हमने 15-20 रुपए की भी हमने इजाफा देखा, जो कि तारीख में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। यानी कि IMF की कंडीशन में जाते हैं तो IMF ने अभी भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें यह है कि आज़ाद एक्सचेंज रेट, ये आज़ाद एक्सचेंज रेट की वजह से, जिस तरह साग डार साहब भी कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा होगा, तो अगर हम इस कंडीशन को मान लेते हैं तो फिर आपको डॉलर कहाँ पे लग रहा है और महंगाई कहाँ तक पहुँचती हुई नजर आ रही है? देखिए, वो चाहते हैं कि हम डीवैल्यू होते ही जाएं कंटिन्यूस। मुझे याद है बाकर रजा साहब ने एक दिन कह दिया था जब स्टेट बैंक के गवर्नर थे कि भाई 175 हो गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ है कि 175 हो गया है, अब जो बाहर से रेमिटेंस आएगी उनकी फैमिलियों को ज़्यादा मिलेगा। मैंने कहा अगर ये इतना ही अच्छा है और कायदे आज़म के नोट की इतनी आपको बेइज्जती करानी है तो 300 कर दो, हो गया। जिस दिन इन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर हम जो है अब जो बाइंग होगी क्रेडिट कार्ड के वो बैंक के प्राइस पर होगी, इंटर बैंक के प्राइस पर, उस दिन इन्होंने शोर कर दिया कि ओपन मार्केट 282 हो गए। आप भी हमारी ऑफिसेस पे आते हो, आप देखते हो मार्केटों में, उस दिन भी 305 और 310 के बीच में काम हो रहा था। तो ये सब जो है ना, ये एक एक घंटे में ये मिथ बनती है, मिथ फ़ौरन बर्स्ट हो जाती है, कोई इसका फैसला नहीं है। आप स्टेट बैंक की तरफ से कोई जगह पर आपको नज़र आया कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके कहा कि नहीं हम ये हैंडल कर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र मोती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें इस बजट के हवाले से कुछ चीज़ें बता रहे थे कि प्रैक्टिकली इस बजट में हमें क्या कुछ तजवीज़ बता रहे। तारिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद आबिद लाहौर आपकी जानिब आऊँगा। जाहिद बताएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं, लाहौर के जो माशी माहिर हैं वो क्या समझते हैं जो गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स रखे हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे और आवाम को क्या इस बजट में रिलीफ मिल पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इससे जो आम तासर यही है कि जो मुल्क की तारीख का एक मुश्किल तरीन बजट होगा और इसमें हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी टफ टाइम सामने आएगा। और इस कैसे इस बजट को पेश किया जाता है, इसमें क्या फ़ैसले किए जाते हैं, इसका यकीनन बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है वो इसे बहुत कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस वक्त हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, उनके रिप्रेजेंटेशन है जो कि मुख्तलिफ लोगों से इनकी बातचीत होती है। इनसे ज़रा जानते हैं कि सर इस वक्त आप क्या समझते हैं, क्या सोच रहा है कारोबारी तबका इस बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बजट जो आ रहा है इसमें हैरानगी वाली बात यह है कि हर चीज़ आपकी नेगेटिव है। आपका IMF अभी तक तय नहीं हुआ, आपके फॉरेन रेमिटेंसेस वो नीचे की तरफ हैं 13%, उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट वो नीचे है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बजट कहाँ से कैसे अच्छा बनेगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और कारोबारी तबके के बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर कि अगर ये सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं तो बजट कैसे अच्छा होगा। इसके बाद मैं समझता हूँ कि बजट के अंदर जो चीज़ें इस वक्त आपको ज़ाहरन कल वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी बताई, मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया कि जब कोई चीज़ आ नहीं रही तो आप लोगों की सैलरियाँ बढ़ा देंगे, आपने उन्हें अनाउंस किया। और फिर हैरानगी वाली बात यह है कि मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि जो 1800 किसान का पैकेज 1800 अरब, आपको पता है वज़ीर साहब ने अनाउंस किया था, उसमें से 1700 अरब लग गया। उस 1800 अरब के अंदर 200 अरब डॉलर का ऐसा बजट था जो कि सोलराइजेशन के लिए था, कि ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन किया गया। अब मेरी समझ से बाहर है कि वो 18 में से 200 अरब डॉलर कहाँ चला गया सोलराइजेशन। इस वक्त टैक्स आमदनी 2000 अरब बढ़ाने की तजवीज़ है, क्या समझते हैं कि इस वक्त मईशत में इतनी जान है कि 2000 अरब मज़ीद निकाल सके? मेरा ख्याल 25% इंडस्ट्री पहले बंद हो चुकी है, और अगर आप सिर्फ टैक्स की बुनियाद के ऊपर भरमार करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में इंडस्ट्री के साथ साथ ट्रेडर खौफज़दा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि हर बंदे को यकीनन हमें भी कुर्बानी देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपने अखराजात कम करने चाहिए ताकि एक अच्छा बजट मैनेज किया जा सके। लेकिन अभी तक ज़ाहरन पिछले 1 साल से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जहाँ से वाज़ेह तौर पे नज़र आए कि गवर्नमेंट ने अपने अखराजात को कम कर लिया।
बहुत शुक्रिया। यकीनन इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, कारोबारी तबके के भी वो तवक्को कर रहे हैं कि कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा ये अभी तक इनको भी समझ नहीं आ रही। ये अब शाम को ही पता चलेगा जब इसाक डार साहब ठीक है, शाम बजट को ही पेश पता कर- चलेगा। जाहिद आबिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आपसे जानना चाहेंगे जो मुल्तान के बड़े जहन हैं वो इस बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मुल्तान के ताजर हैं वो खातिर खा इस लिहाज से जो है मुतमईन दिखाई नहीं देते। 14,500 अरब रुपए का जो है बजट है आज पेश किया जाएगा। 7.7% खसारे का बजट है। 9200 अरब रुपए के जो है मजीद टैक्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ताजर बिरादरी जो है वो मुतमईन दिखाई नहीं देती। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि उनका ये भी कहना है कि इससे न सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ेगी बल्कि इसके साथ साथ इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुँचेगा। इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा उस्मान साहब। उनसे बात करते हैं कि ये बजट जो पेश किया जा रहा है इसमें ताजरों के लिए क्या है और मजीद इंडस्ट्री किस तरह ग्रोथ करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जो बजट अब पेश किया जा रहा है इससे हमें बड़ी तवक्को है कि पिछले एक साल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस रुका है वो दोबारा बहाल हो सके। उसके जो बहाल होने का जी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जो कि वक्त की इंतहाई ज़रूरत है, हमें डॉलर्स चाहिए, तो हमें हमारे जो रीजनल कंपटीशंस है इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम के साथ, हमें उनके वाले ही इनपुट रेट्स चाहिए, ख़ास तौर पे गैस और बिजली के। तो 2-3 महीने पहले मार्च में ये रेट्स विड्रॉ कर दिए गए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमें सस्ती बिजली ना दें, हमें सब्सिडी ना दें, लेकिन हमें वो रेट ज़रूर दें जो इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम को मिल रहे हैं। जब तक हम उन रेट्स के ऊपर नहीं आएंगे हम एक्सपोर्ट के कम्पीट नहीं कर पाएंगे। IMF के बगैर जो है ये बजट पेश किया जा रहा है, किस तरह इसको, किस तरह ग्रोथ होगी, किस तरह तरक्की करेगा, किस तरह अपना खसारा है वो पूरा किया जा सकेगा? क्योंकि तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई हैं, मजीद स्कीमें भी लॉन्च कर दी गई हैं, लेकिन इंडस्ट्री के हवाले से IMF के बगैर एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन हुकूमत हमेशा से यही कहती आ रही है कि हमारे पास प्लान बी मौजूद है। हम उम्मीद ये करते हैं कि वो प्लान बी एग्जीक्यूट होगा। एक जो चीज़ मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगा कि माजी में भी हमने ये देखने में आया है कि विदाउट एनी बायसनेस टुवर्ड्स एनी पार्टी, लेकिन ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं इसाक डार साहब ने हमेशा समहाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को ब्रेक लगाई है। इस टाइम भी हमें ये खदशा है कि इस बजट में हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस रुकेगा। इसी पार्टी के बिफ्ता इस्माइल साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, इसी पार्टी के बाकी लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन समहाउ मेरी ये गुजारिश होगी कि खुदारा इस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही बहुत बुरे हाल से गुजर रही है इंडस्ट्री सारी, और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने दें। जी बिल्कुल, ख्वाजा उस्मान का ये कहना है कि बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा कि कोई टारगेट अचीव हो पाएंगे। तमाम बजट जो है अल्फाज का गोरख धंधा होगा, जिससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई का जो मज़ीद तूफान है वो बरपा होगा। महंगाई भी बढ़ेगी, तो ऐसा सोच रहे हैं मुल्तान के जो बड़े जहन हैं। हमारे सारे साथी मौजूद के नुमान फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। बिलाल, आप बताएगा जो फैसलाबाद के, क्योंकि एक सनती शहर है, सनतकारों को वहाँ पर क्या उम्मीदें हैं, कोई वाबस्ता हैं या नहीं, कुछ सोच मुख्तलिफ पाई जाती है या नहीं? बिल्कुल, देखें जिस तरह बजट का इंतज़ार किया जा रहा था, और ख़ास तौर पे इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इलेक्शन ईयर है, और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से एक हुकूमत से तवक्को की जा रही थी, ख़ास तौर पे जो कारोबारी तबका है, कि ये वाला बजट जो है उसमें उनको बड़ा रिलीफ कोई मिल सकेगा। लेकिन ख़ास तौर पर जो कल कौमी इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अंदर जो आदाब हासिल करने के हवाले से नाकामी हुकूमत को हुई है, उसके बाद से खासी मायूसी कारोबारी तबके के अंदर पाई जा रही है। और जो आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल सामने आए हैं, उसके अंदर जो चंद चीता पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर एक तो टैक्सेस की शरह जो है 700 अरब के नए टैक्सेस का जो एक फिगर सामने आया है, और उसके अलावा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे 0.6% 50,000 से ज़ायद की ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स लगाने के हवाले से एक सुजेशन आई है, वो भी खासी सनतकारों और कारोबारी तबके को परेशान कर रही है। इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं काशिफ ज़िया, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी बजट से क्या तवक्कुआत हैं और जो सर्वे आया है उसके तनाजुर में इनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा कि
बजट के हवाले से आपकी खासी मुलाकातें भी हुई हैं वजारत खजाना के साथ, तो आपको क्या तवक्कुआत हैं बजट से? देखें तवक्कुआत जो भी है, लेकिन इस टाइम पे जो सेंटीमेंट है वो बुरी तरह शेक हुआ हुआ है। गवर्नमेंट इस टाइम पे सुना है कि वो एमनेस्टी देने जा रही है डॉलर्स के लिए, कि डॉलर्स की कलेक्शन के लिए। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में डॉलर कमाने का जरिया कौन सा है? एक एक्सपोर्टर है और एक आपकी फॉरेन रेमिटेंस है। और अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को साजगार माहौल पैदा नहीं करेंगे, आपको उनको बिजली गैस सस्ती नहीं देंगे, आप उनको रिफंड्स उनको टाइम पे नहीं देंगे, लिक्विडिटी क्राइसिस से नहीं निकालेंगे, और ये 750 अरब रुपए के मजीद टैक्स बर्डन जो है वो आवाम के ऊपर डाला गया, ये इनडायरेक्टली ये इंडस्ट्री के ऊपर भी आएगा। और जब इंडस्ट्री के ऊपर आएगा तो इंडस्ट्री तो ऑलरेडी 50% कैपेसिटी के ऊपर चल रही है। आपकी एक्सपोर्ट इस टाइम पे 20% जो है वो नीचे जा चुकी है। और आने वाले वक्तों में जो पिछले साल का $32 बिलियन का जो अचीव किया था हमने एक्सपोर्ट सेल्स जो है, वो इस साल हम कैसे अचीव करेंगे? अगर इस तरह के माहौल पैदा नहीं किए जाएंगे, IMF से चंद $बिलियन की खातिर आप पूरी की पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वो रिलीफ नहीं दे पा रहे, आपकी एलसीज आज नहीं खुल रही क्योंकि आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, हमारे खाम माल जो है वो पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ है, हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब इंपोर्ट नहीं करेंगे हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? तो ये वो चीज़ें हैं कि उसके बाद 9200 अरब रुपए का इन्होंने जो टैक्स का हदफ रखा है, उसके अंदर भी इनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, जो कि सुनने में आ रहा है कि क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि ये टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा या एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे कलेक्ट किया जाएगा। तो इस टाइम पे बड़ी एम्बिग्विटी है। नो डाउट गवर्नमेंट के हालात बड़े मुश्किल हैं। हम गवर्नमेंट को इसके ऊपर ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट फंसी हुई नहीं है या गवर्नमेंट की इंटेंशंस नेगेटिव है, लेकिन गवर्नमेंट के हालात बड़े मुश्किल हैं क्योंकि IMF से उनको जो लोन है वो मिल नहीं रहा, जो उनकी शराइत है वो उन्होंने मानने के बावजूद IMF को ना कोई नई शराइत उनके आगे रख देता है। तो इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो ट्रस्ट डेफिसिट भी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना काशिफ ज़िया का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट खुद फंसी हुई है, क्योंकि कौमी खजाने के हवाले से ये कहा जा रहा था कि कौमी खजाना जो है वो खाली है, तो कैसे निकलना भी जरूरी है। बिलाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुदस्सिर, आपकी जानिब आना चाहूँगा, जिस तरह आपने तमाम माशी माहिरीन की गुफ्तगू भी सुनी और तकरीबन तमाम ही माशी माहिरीन ने एक नुक्ता उठाया कि डॉलर की शॉर्टेज है, तो क्या इस बजट में हुकूमत का कोई ऐसा मनसूबा भी है, कोई ऐसी स्कीम भी है जिसके तहत इस शॉर्टेज को दूर किया जाए? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैं लाहौर चैम्बर को भी सुन रहा था और मुल्तान को भी, और ये जो डॉलर पे बात की गई है, कल वज़ीर ख़जाना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वज़ीर ख़जाना ने एक फ़िगर कोट किया है कि 40 से 45 रुपए इस वक्त जो है वो डॉलर आर्टिफिशियल जो है उसकी कीमत बढ़ी हुई है। मैंने उसके अगेंस्ट में ये क्वेश्चन किया कि 40 से 45 रुपए अगर आर्टिफिशियल ये ज़्यादा है तो इसको कम करने के लिए या इसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है उस पर लाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? क्या कोई टाइमलाइन दे सकते हैं कि ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पर आ जाए, ताकि IMF का भी यही मुतालबा है कि रुपया को जो है ना वो डॉलर को फ्री फ्लोट कर दिया जाए और वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाए। IMF तो ये चाहता है कि इसकी कीमत मजीद बढ़े, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ये कहते हैं कि वैल्यू पीछे है। अब यहाँ पर वज़ीर ख़जाना और IMF दोनों ही की बातों में बहुत बड़ा तज़ाद है। वज़ीर ख़जाना इस बात पे कोई मुत्तफ़िक जवाब नहीं दे सके हैं और वो कोई ऐसा उनके पास लाया अमल या प्लानिंग नहीं है कि डॉलर को जो है ना वो रिवर्स गियर लगाया जा सके। अगर डॉलर को रिवर्स गियर लगता है तो वो फौरी तौर पर 2 या 3 दिन के बाद दोबारा से उड़ान भरना शुरू कर देता है। लेकिन वज़ीर ख़जाना बकौल वज़ीर ख़जाना वो बता चुके हैं कि 40 से 45 रुपए जो है वो उसकी आर्टिफिशली कीमत बढ़ी हुई है। लेकिन जो बताया जा रहा है और ये बजट में इक़दाम करने की तजवीज़ है कि जो बैरून मुल्क से डॉलर आ रहे हैं उनको 1 साल तक तजवीज़ है। बहरहाल देखना ये हो कि आज के बजट के बाद हुकूमत क्या इक़दाम करती है। मुदस्सिर, आपका शुक्रिया अदा करेंगे और बाकी तमाम जो हमारे नुमाइंदगान हैं आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे।